अध्याय 15 लोकतंत्र में जन सहभागिता। बच्चों, आज हम लोकतंत्र में जन सहभागिता के विषय में जानेंगे। जैसा कि आपको पहले पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। बच्चों, इस प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी अन्य किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में ज़्यादा होती है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि लोकतंत्र में लोग यानी कि आप और हम किस प्रकार अपनी जन भागीदारी निभा सकते हैं। बच्चों, जन सहभागिता के कई माध्यम हैं, जैसे कि मतदान करना, दबाव समूह तथा मीडिया की भूमिका। तो आइए आज हम बात करते हैं मतदान क्या है और क्यों आवश्यक है। बच्चों, कई लोकतांत्रिक देशों की भांति ही हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया गया है। यहाँ पर देश की जनता अपने मतदान के द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जिस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ज़्यादा संख्या में चुने जाते हैं वो अपनी सरकार बनाता है। और किसी भी राजनीतिक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के एक निश्चित आयु सीमा पूर्ण करने वाले नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया जाता है और ये माना जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उतनी ही ज़्यादा लोकतांत्रिक होगी। कहने का मतलब ये कि अधिक से अधिक लोगों का सरकार बनाने में सहभागी होना लोकतंत्र का एक मानदंड है। बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में पहले 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग मतदान में भाग ले सकें तथा लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सकें। लेकिन बच्चों, आप क्या सोचते हैं, क्या सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं? बच्चों, आज हम मतदान प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य तथा जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के अधीन होते हैं। बच्चों, निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मतदाता सूची। हमारे देश का कोई भी चुनाव हो, चाहे संसद का, चाहे विधानसभा का या स्थानीय चुनाव हो, प्रत्येक क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचन नामावली होती है और हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वह इस मतदाता सूची में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर इस मतदाता सूची में पंजीकृत होने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या अपराधी है, भ्रष्ट है या फिर अवैध आचरण करता है, तो ऐसे मतदाता को बाहर किया जा सकता है। बच्चों, अब हम जानते हैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। निर्वाचन का प्रारंभ हमारे देश के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल महोदय की अधिसूचना के द्वारा प्रारंभ होता है। चुनाव आयोग निर्वाचन कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपकी परीक्षा की समय सारणी घोषित की जाती है। सर्वप्रथम उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल कराए जाते हैं और इसके लिए 8 दिन का समय दिया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाती है और यदि इस प्रकार के नामांकन पत्रों में किसी प्रकार की गड़बड़ी मिलती है तो निर्वाचन अधिकारी इन नामांकन पत्रों को अस्वीकार भी कर सकता है।
इसके बाद 2 दिन का समय दिया जाता है नाम वापसी के लिए। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करते हैं और साथ ही साथ जो गैर मान्यता प्राप्त दल होते हैं तथा जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाता है। मतदान की प्रक्रिया में नाम वापसी लेने के अंतिम तिथि के बाद से कम 14 दिन का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग आचार संहिता को सुनिश्चित करता है। मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाते हैं और मतदान तिथि के दिन चुनाव कराए जाते हैं। मतदान के बाद मतदान पेटियों अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है और पूर्व घोषित समय सारणी के अनुसार मतगणना कराई जाती है। मतगणना में जिन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाता है। बच्चों, चुनाव में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए आजकल बैलेट पेपर के स्थान पर ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उम्मीदवारों के नाम तथा चुनाव चिन्ह होते हैं और कोई भी मतदाता अपने मनपसंद प्रत्याशी के सामने वाली बटन दबाकर उस प्रत्याशी को अपना मत दे सकता है। और हाँ, यदि मतदाता किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देना चाहता है तो वह उसके लिए भी एक विकल्प है, नोटा बटन। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव। यह बटन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में सबसे नीचे दिया हुआ होता है और इस तरह से मतदाता इस बटन का उपयोग कर सकता है। बच्चों, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को भी अपना मत दिया है इसका पता किसी को भी नहीं चलता है, चाहे मत बैलेट पेपर के द्वारा दिया गया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया बच्चों, हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली है, यानी कि हम अपने मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे नहीं करते। हम चुनाव के द्वारा, मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और जो प्रतिनिधि, जिन दल के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा होती है वो फिर अपने मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। ये सभी उम्मीदवार वैसे तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन बच्चों, स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत, नगर पालिका के लिए एक और नियम है, राइट टू रिकॉल। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ग्रामवासी किसी चयनित उम्मीदवार के काम से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे पूरे प्रतिनिधियों के 50% हस्ताक्षर अथवा ग्रामवासियों के 2/3 मत के द्वारा उस प्रत्याशी को अपने पद से हटा सकते हैं। तो बच्चों, आपने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को समझ लिया है। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी शाला में अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को दोहराते हुए अपनी शाला में एक बाल कैबिनेट का गठन करेंगे। बिल्कुल। 15.2 भारत में मतदान व्यवहार। राजनीतिक दल किसी विचारधारा पर आधारित औपचारिक संगठन होते हैं। देश के लिए इनके निश्चित नीति और कार्यक्रम होते हैं। भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। 15.2.1 कितने लोग वोट देते हैं? आइए अब हम 1952 से 2004 तक हुए लोकसभा चुनाव के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए नीचे दी गई तालिका 1 के आधार पर पता कीजिए कि भारतीय मतदाताओं ने चुनाव में
कितनी सक्रियता दिखाई है? कौन से वर्ग मतदान में अधिक सक्रिय रहा है? तालिका 15.1 लोकसभा चुनाव 1952 से 2004 तक मतदान में जन सहभागिता। बच्चों, यदि हम 1952 जबकि हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए थे, तब से लेकर अब तक के मतदान प्रतिशत की तुलना करें, हम जानेंगे कि 1952 में जहां मतदान का प्रतिशत 61% था, वहीं 1971 में यह कम होकर लगभग 55% रह गया। इसी तरह से 1984 में यह बढ़कर अधिकतम 63% रह गया। कुल मिलाकर मतदान का औसत प्रतिशत लगभग 59.49% ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 1952 से अब तक चुनाव के मतदान प्रतिशत में कोई खास अंतर नहीं आया। इसी तरह से पुरुषों के मतदान प्रतिशत लगभग 64% रहा, जबकि महिलाओं का औसत मतदान प्रतिशत केवल 54.57% रहा। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के द्वारा समान मताधिकार प्राप्त होने के बावजूद हमारे देश में महिलाएं पुरुषों के तुलना में कम मतदान में भागीदारी करती हैं। बच्चों, इस सब से दो बातें सामने निकल कर आती हैं। एक तो ये कि हमारे देश में केवल 60% लोग ही मतदान करते हैं, और दूसरा ये कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में मतदान में कम भाग लेती हैं। और आपको पता है, हमारे देश के निर्वाचन आयोग तथा बहुत सारी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं लगातार इस दिशा में प्रयास करती रहती हैं मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हो, लेकिन इसमें अब तक कोई खास अंतर नहीं आया है और ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा ही मतदान में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन बच्चों, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जब आप 18 वर्ष के हो जाएं, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा और एक मजबूत लोकतंत्र को बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। 15.2.2 कौन कौन सी बातें मतदाताओं पर प्रभाव डालती हैं? मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते समय अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मतदाताओं के सामने एक और देश के व्यापक हित और नीतिगत बातों पर राय आदि तत्व महत्व रखते हैं, लेकिन साथ साथ अक्सर संकुचित हित जैसे जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषावाद, स्थानीय ताकतवर लोगों का प्रभाव भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अक्सर यह भी देखा जाता है कि कई उम्मीदवार नीतिगत बातों की जगह पैसे, शराब और अन्य तोहफों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक विश्लेषण करने वाले यह भी बताते हैं कि जहां मतदाताओं को लगे कि देश के कुछ व्यापक हित खतरे में हैं या फिर नीतियों में कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, तब इन संकुचित हितों को भुलाकर लोगों ने मतदान किया। उदाहरण के लिए 1977 के चुनाव में जब लोकतंत्र के समक्ष आपातकाल एक खतरा बना, तब भारी मतदान करते हुए मतदाताओं ने आपातकाल का विरोध किया। इसी तरह 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, एक बार फिर भारी मतदान हुआ और लोगों ने कांग्रेस को अभूतपूर्व बहुमत दिया। आमतौर पर यह देखा गया कि मतदाता निवर्तमान सरकार का कामकाज, उम्मीदवारों का निजी गुण और संपर्क तथा दलों की घोषणाओं में दर्ज लोकहितकारी वायदे आदि के प्रति संवेदनशील होते हैं। वर्तमान में टीवी, सामाजिक मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से किए गए प्रचार से भी मतदाता काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मतदान व्यवहार को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग अलग समय तथा क्षेत्रों में ये तत्व भिन्न हो सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता चुनाव में भाग लें। मतदान करने से पहले वे सभी परिस्थितियों का आकलन करें और उसके आधार पर मतदान का निर्णय लें। 15.3 भारत में विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व। बच्चों, आज हम
भारत की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में बात करेंगे। विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व भी जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इन राजनीतिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के आधार पर यह समझा जा सकता है कि विभिन्न वर्गों की प्रतिनिधित्व के आधार पर इन राजनीतिक संस्थाओं में सहभागिता कितनी है। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को इन राजनीतिक संस्थाओं में समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो पा रहा है या नहीं। हमारे भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था के 3 स्तर हैं। केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा तथा तृतीय स्तर है स्थानीय निकायों का, और इन सब के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इन तीनों प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को किस प्रकार का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 15.3.1 लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। तालिका 15.2 लोकसभा में महिला सांसदों की भागीदारी। सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में। बच्चों, किसी भी चुनाव में या किसी भी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के बारे में हम कुल उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर आकलन कर सकते हैं। जैसे यदि किसी क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या 10 है और उसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 2 है, तो हम कहेंगे कि उस क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता कम है। और यदि महिलाओं की संख्या आधे से भी अधिक है तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर महिलाओं की राजनीति में सहभागिता काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों, यदि हम अपने देश के आंकड़ों पर गौर करें तो हम देखेंगे कि 1957 में कुल महिलाओं के उम्मीदवारों का प्रतिशत 3% था, जो कि 1914 में 8% हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 100 उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो उसमें 92 लोग पुरुष होते हैं और केवल 8 महिलाएं होती हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग चुनाव में इनकी संख्या कम या अधिक होती रहती है। इन सब बातों से देखकर क्या आपको लगता है कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए? फिफ्टीन पॉइंट 3.2 स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। बच्चों, चलिए अब बात करते हैं स्थानीय निकायों की। हमारे देश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसमें महिलाओं के लिए प्रारंभ से ही 33% सीटें आरक्षित की गई हैं और इस प्रकार महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। कई राज्यों में तो ये सीटें 50% तक की गई हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों की प्रतिनिधित्व के बारे में। हमारे देश में सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों को अनुसूचित जाति तथा जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है और किसी भी स्तर के चुनाव में इन सभी वर्गों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। जैसे कि 16वें लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई थी। इसी प्रकार राज्य की विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनाव में भी इन्हें इनके जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिए जाने की व्यवस्था की गई है और इसीलिए यही हमारे भारत की लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। 15.4 दबाव समूह।
आइए एक घटना के माध्यम से दबाव समूह की प्रकृति और आधुनिक लोकतंत्र में इनकी भूमिका को समझने का प्रयास करें। 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और उसे 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए दे दी। उस जमीन का इस्तेमाल किसान अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में करते आ रहे थे। कंपनी ने उस जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने की लुगदी तैयार करने के लिए किया जाना था, लेकिन पहले से 1986 से किसान और राज्य के जाने माने लेखक और पर्यावरणविदों ने मिलकर सामुदायिक जमीन बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और उनके द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पहले जैसे यथास्थिति बनी रहे, लेकिन इसके बावजूद जमीन गांव वासियों को न मिलने पर 1987 में कुनसूर नामक गांव में सत्याग्रह शुरू किया गया। इस आंदोलन का नाम था किटिको हच्चिको, अर्थात उखाड़ो तथा रोपो। और इस तरह से उस जमीन पर ग्रामवासियों ने नीलगिरी के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया और वहां पर ऐसे पेड़ लगाए जो कि ग्रामवासियों के लिए ज्यादा उपयोगी थे। इसके बाद आंदोलनकारियों ने बहुत सारे विधायकों को अपनी बातें समझाने की कोशिश की और इसके बाद लगभग 70 विधायकों ने सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाया। अंत में किसानों की बातें सरकार को माननी पड़ी और उन्हें अपनी नीति को वापस लेना पड़ा तथा इस कंपनी को बंद कर देना पड़ा। तो बच्चों, आपने देखा कि किसानों तथा बुद्धिजीवियों के समूह ने कर्नाटक सरकार पर एक दबाव बनाया तथा उन्हें अपना निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दबाव समूह विभिन्न वर्गों के वर्ग विशेष के हितों के ऊपर कार्य करते हैं तथा इसके लिए वो ज्ञापन देने या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जैसे संवैधानिक कार्यों के साथ ही साथ प्रदर्शन, हड़ताल आदि कार्य भी करते हैं। बच्चों, इस प्रकार आंदोलन करना एक दबाव समूह है। इसी प्रकार और भी कई दबाव समूह होते हैं और कुछ तो एक निश्चित नियमित संगठन का रूप ले लेते हैं, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यह विभिन्न व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों का एक संगठन है जो सरकार से इनके अनुरूप नीतियां बनवाने तथा इनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। कुछ विशेष समुदाय या विशेष व्यवसाय से जुड़े लोग भी अपना संगठन बनाते हैं, जैसे कि डॉक्टरों का संगठन, वकीलों का संगठन। इसी प्रकार कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो किसी विशेष समूह के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर सरकार पर दबाव डालते हैं और इसके लिए ये पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा हमारे देश के अफसरों, मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं। और बच्चों, हमारे देश की जो नीति निर्धारण समितियां होती हैं, उन समितियों में भी इनके प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि देश में दबाव समूह एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। बच्चों, अभी एक प्रश्न उठता है कि क्या दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों आपस में समान हैं? क्योंकि राजनीतिक दल भी तो लोगों का समूह होता है और सरकार के ऊपर दबाव डालता है। लेकिन नहीं बच्चों, राजनीतिक दल और दबाव समूह इस बात से भिन्न है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य जहां सत्ता प्राप्त करना होता है, वहीं पर दबाव समूह
का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालकर अपना कार्य निकलवाना होता है। 15.4.1 लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। बच्चों, आप दबाव समूह के बारे में जान चुके हैं। आपने अपने आसपास भी बहुत से लोगों को दबाव समूह बनाकर सरकार के किसी कार्य का विरोध करते हुए देखा होगा। देखा है ना? बच्चों, आज हम जानते हैं कि लोकतंत्र में इन दबाव समूहों की क्या भूमिका है। बच्चों, लोकतंत्र में ऐसे दबाव समूहों की आवश्यकता होती है जो समाज के सभी तबके के लोगों के लिए कार्य करे। किसी एक खास वर्ग या किसी एक खास तबके के हितों के लिए कार्य करने वाला दबाव समूह लोकतंत्र में सही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये दबाव समूह सत्ता का उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। और कई बार तो इस प्रकार के दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, लेकिन ये अपने धन बल तथा ताकत की वजह से अपने संकुचित एजेंडे को सरकार के द्वारा मनवाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, जो भी हो, ऐसा माना जाता है कि इन प्रकार के दबाव समूह तथा आंदोलनों का होना लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाता है। शासकों के ऊपर दबाव बनाना कोई अनुचित कार्य नहीं है, लेकिन सबको इस प्रकार का अवसर प्राप्त होना चाहिए। कई बार सरकारें कुछ ताकतवर तथा धनी लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं। ऐसे में जनसाधारण लोगों का दबाव समूह तथा आंदोलन ऐसे अनुचित दबावों के विरोध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सरकार के सामने देशवासियों की सही जरूरतों को बताने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार जब विभिन्न दबाव समूह देश में कार्यरत होते हैं, तो कोई एक समूह किसी समाज के ऊपर प्रभुत्व नहीं कर पाता है। इस प्रकार जब विभिन्न समूह सक्रिय हों, तो कोई एक समूह समाज के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर पाता है। यदि एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनवाने के लिए दबाव डालता है, तो दूसरा समूह इसके विरोध में दबाव डालता है कि इस प्रकार की नीति नहीं बननी चाहिए। इससे सरकार को भी ये पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग क्या चाहते हैं, और इस तरह परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य करना तथा शक्ति संतुलन करना सरल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दबाव समूहों का लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 15.4.2 लोकतंत्र और संगठन। प्रायः सभी लोकतांत्रिक संविधानों में नागरिकों को संगठन बनाने का अधिकार अंकित होता है। भारतीय संविधान में भी इसे मौलिक अधिकार माना गया है। नागरिक अपने विविध जरूरतों को पूरा करने और अपने सामूहिक हित के लिए तरह तरह के संगठन बनाते हैं, जैसे क्लब, स्व सहायता समूह, सरकारी समूह, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर समूह, व्यवसाय आधारित समूह जैसे श्रमिक संगठन, अधिवक्ता या वकील संगठन आदि। इस तरह के समूह किसी देश में कितनी मात्रा में बनते हैं और कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, यह वहाँ के लोकतंत्र के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। इनके माध्यम से लोग सक्रिय होते हैं और सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ करते हैं। शासन की भूमिका यहाँ इतनी ही है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ये संगठन कानून के दायरे में काम करें और सार्वजनिक हित को हानि न पहुंचाएं। इस कारण इन संगठनों के पंजीकरण का प्रावधान है, लेकिन ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक नहीं है जब तक वे इन्हें अनौपचारिक रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हर गली मोहल्ले में युवा लोग खेल या उत्सव समितियां बनाते हैं जो पंजीकृत नहीं होते। अगर वह समिति संपत्ति खरीदना चाहती है या अन्य किसी प्रकार कानून के दायरे में आना चाहती है, तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। यहाँ हम कुछ संगठन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को समझेंगे। 15.4.3 ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ।
भारत में मजदूर संगठनों का इतिहास पुराना है। इनका निर्माण आज़ादी की लड़ाई के समय में ही किया गया था। कामगारों के वेतन, काम के घंटे और काम के हालातों को लेकर संघर्ष करने और मालिकों से सामूहिक रूप से सौदा करने के लिए ये संघ बने। कई संगठन मजदूरों के स्व सहायता व एक दूसरे की सहायता के लिए भी बने। इन बिखरे हुए संगठनों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस तरह के केंद्रीय संगठन बनाए, जैसे पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तीसरा हिंदू मजदूर सभा, चौथा यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, पांचवा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, छठवां भारतीय मजदूर संघ BMS। ये न केवल मजदूरों के हित में मालिकों से संघर्ष और समझौते करते हैं, बल्कि दबाव समूह के रूप में सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। 15.4.4 व्यावसायिक हित समूह। स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूहों की संख्या और गतिविधियों में काफी तेजी के साथ वृद्धि हुई। प्रायः सभी व्यवसायों के लोगों ने अपना अलग अलग संगठन बना लिया। वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय डाक तार संघ, ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन आदि भारत के प्रमुख व्यावसायिक संगठन हैं। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है, फिर भी ये समुदाय राजनीतिक कार्यकलापों में काफी रुचि लेते हैं। इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। 15.4.5 जातीय एवं धार्मिक दबाव समूह। समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई और जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हित के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूह ने राजनीतिक दल का रूप ले लिया। इनमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायते उलेमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम उल्लेखनीय हैं। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म दक्षिणी सभा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। कई जातियों ने भी जाति हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बना लिया है, जैसे मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों और छात्रावासों में असंगठित जातीय संगठन पाए जाते हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनाव के समय स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। 15.4.6 महिला संगठन दबाव समूह के रूप में। भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार जैसे वधू को जलाने, दहेज, संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, समान नागरिक संहिता के साथ साथ राजनीतिक संस्थानों में अपने लिए आरक्षण को लेकर अनेक आंदोलन किए। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में 33% आरक्षण की मांग महिला दबाव समूह की एक प्रमुख मांग रही है। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में महिला दबाव समूह ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15.5 मीडिया और जन सहभागिता। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक दूसरे तक पहुंचाना संचार है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं।
जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि, पत्रिकाएं, सिनेमा आदि। 15.5.1 जन सहभागिता में मीडिया की भूमिका। संचार के माध्यम हमेशा से ही शासन में जनता की सहभागिता बढ़ाते रहे हैं, लेकिन आज तकनीकी क्रांति के कारण संचार के माध्यमों का विकास तेजी के साथ हुआ है। साथ ही लोगों की संचार के साधनों तक पहुंच बढ़ रही है। तकनीक में सुधार के चलते आज देश विदेश की खबरें हमारे लिए सहज उपलब्ध हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देख सकते हैं कि समाचार चैनलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना तुरंत इन समाचार चैनलों के माध्यम से हम तक उसी वक्त पहुंच जाती है। इन संचार के साधनों ने शासन में लोगों की भागीदारी बहुत सहज ढंग से बढ़ाई है। संचार के ये साधन केवल सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनमत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। अब लोग सरकार के किसी कार्य या किसी घटित घटना पर मीडिया की खबरों के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। साथ ही बहुत तेजी से अपनी राय लोगों तक भी पहुंचा देते हैं। हाल के दिनों में ऐसी अनेक घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिनमें मीडिया ने जनमत तैयार किया। निर्भया कांड से सब लोग परिचित ही होंगे। दिल्ली में एक लड़की के साथ कुछ लड़कों ने अमानवीय हरकत की। मीडिया के माध्यम से लोगों तक जब यह बात पहुंची तो लोगों ने अपनी राय एक दूसरे से साझा करना प्रारंभ कर दी। बहुत जल्द इस घटना ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। देश के अनेक हिस्सों में अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए धरने प्रदर्शन किए गए। लोगों द्वारा सरकार पर पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने का दबाव बनाया गया। इस दबाव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मीडिया का था। लोगों का दबाव इतना था कि अंततः सरकार को पुराने कानून में बदलाव करते हुए ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ सजा को और अधिक सख्त कर दिया गया। इस कानून के परिणाम स्वरूप अब यदि कोई 16 साल का लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा अमानवीय हरकत करता है तो उसे वयस्कों की भांति सजा दी जा सकेगी। इसी प्रकार 2011 में प्रारंभ हुए जन लोकपाल बिल के आंदोलन की व्यापकता पर भी मीडिया के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों ने जन लोकपाल बिल बनाने के लिए मीडिया का बेहतर ढंग से उपयोग किया था। मीडिया के माध्यम से ये लोग अपनी बात लोगों तक आसान और प्रभावी ढंग से पहुंचा पाए और इसी कारण लोगों का बड़ी संख्या में आंदोलन को सहयोग प्राप्त हो सका। इस प्रकार बदलते हुए समाज की जरूरतों के अनुसार मीडिया ने लोगों को शासन में भागीदारी के नए अवसर और नए विकल्प उपलब्ध कराए। शासन में जन सहभागिता बनाने में मीडिया एवं संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी तरफ मीडिया के कुछ खतरे भी हैं। मीडिया या तो सरकार के या बहुत धनी कंपनियों के हाथों में होती है। ये अपने निहित स्वार्थ या संकुचित हित के लिए अपने चैनल या पत्रिका का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर मीडिया में काम करने वाले पत्रकार आदि शहरी मध्यम वर्ग के होते हैं, जो गरीब या ग्रामीण अंचल के लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर सकते हैं। अगर मीडिया किसी खबर को गलत ढंग से लोगों तक पहुंचाती है तो लोग उसके प्रभाव में आ सकते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य संगठन अपने मत के प्रचार के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसलिए मीडिया को इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मीडिया की हमेशा सकारात्मक पहल होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र में उसकी भूमिका बढ़ती रहे। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र में जन सहभागिता के बारे में जाना। हमने देखा कि जन सहभागिता लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। भारत के संदर्भ में हमने यह भी देखा कि जन सहभागिता के बहुत से तरीके संविधान में ही दे दिए गए हैं, लेकिन संविधान के बाहर भी ऐसे बहुत से साधन हैं जिनसे लोग शासन में अप्रत्यक्ष ढंग से सहभागिता करते हैं। दबाव समूह और मीडिया ऐसे ही साधनों में से महत्वपूर्ण साधन हैं जिनकी व्यवस्था संविधान में नहीं की गई थी। किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह आवश्यक है कि सरकार में लोगों की सहभागिता के नए अवसर बनते रहें ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता रहे।